नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए कॉमर्स का मॉडल टेस्ट पेपर 1 होगा ये, और इसी तरह के मॉडल टेस्ट पेपर 5 या 6 मॉडल टेस्ट पेपर आने वाले 2 या 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे। पूरे 125 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और इसका पैटर्न वही होगा जिस पैटर्न पे यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें कुछ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे भी रखे जाएंगे हर एक मॉडल टेस्ट पेपर में जो कि प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उससे थोड़े बाहर या अबव कह सकते हैं, और वो इसलिए होंगे क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं। तो एक पूरी तरह से आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कि आप एक एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। आप अपना स्कोर चेक करें कितना हो सकता है, हर क्वेश्चन को आप अपने लेवल पर अटेम्प्ट करके देखें और फिर मेरे बताए गए आंसर से उसको टैली करें। इनमें सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ज़्यादातर पीजीटी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं या नेट एग्ज़ाम के भी जो सूटेबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं इस एग्ज़ाम के दायरे में, उनको शामिल किया गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज। ऐसा अमाउंट जो खर्च किया जाता है बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चा। पूंजीगत खर्चा ऐसा खर्चा होता है जो बिजनेस को लंबे समय तक अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है, और इसलिए इसको पूंजीगत खर्चा कहते हैं। इससे एसेट बन जाती है, जैसे आपने बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्शन कराया या बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम को मेजर किया जाता है किस आधार पे? तो देखिए, इनकम को मेजर किया जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे हम एक निश्चित पीरियड के जो रिसीप्ट होते हैं उनको मैच करते हैं उसी निश्चित पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ, और हमें पता चल जाता है इनकम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जब फंड्स को ट्रीट किया जाता है तो कौन सा मेथड ऐसा है जो रिकॉग्नाइज करता है रेवेन्यू को एट द पॉइंट ऑफ सेल? सेल के समय रेवेन्यू मानता है, और एक्सपेंसेस को जब वो वास्तव में इनकर हुए हों, चाहे कैश दिया है नहीं दिया है इससे फर्क नहीं पड़ता, सेल के टाइम पे रेवेन्यू माना जाता है, और जब खर्च हो जाता है तब उसको हम खर्चा मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है या मेथड है वो है एक्रूअल मेथड। दरअसल अकाउंटिंग के 2 बेस होते हैं या मेथड होते हैं, कैश मेथड, कैश बेसिस, और एक्रूअल मेथड। एक्रूअल मेथड यह मेथड है जिसमें कैश का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है वास्तव में बिक्री कब हुई है या वास्तव में खर्च कब हुआ है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय द ओनर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। अगर ओनर अपने निजी पॉकेट से निजी खर्चे करता है तो वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाने चाहिए। अब ये कौन से कॉन्सेप्ट के तहत है? ऐसा कौन से कॉन्सेप्ट के तहत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन फिफ्थ, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स। एक प्रैक्टिस जिसे कि अकाउंटिंग में अपनाया जाता है, इसके तहत कंटिजेंट लायबिलिटी, कोई संदिग्ध दायित्व अगर होते हैं तो उनको अकाउंटिंग स्टेटमेंट में नीचे अपेंड करके अपेंडेक्स के तौर पे जोड़ दिया जाता है, बल्कि स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाया जाता कंटिजेंट लायबिलिटीज को। तो ऐसा कौन से अवधारणा के तहत या कौन से कॉन्सेप्ट के तहत किया जाता है? तो यह है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण की अवधारणा के तहत ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट। अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी इसको बोलते हैं। ये कहता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सजेस्ट करता है कि कंपनीज को प्रिपेयर करने चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिस्टमेटिक टाइम इंटरवल के आधार पे, मतलब या तो हर साल बनाएं या हर 6 महीने का बनाएं। जनरली हर एक संस्था 1 साल का अपना अकाउंट्स बनाती है, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल उनका पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, सालाना बेसिस पे अकाउंट जरूर तैयार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउचर, जो कि प्रिपेयर किया जाता है ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जिनमें मल्टीपल डेबिट होते हों और मल्टीपल क्रेडिट होते हों, दोनों ही मल्टीपल होते हैं संख्या में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर। नेक्स्ट है विच
ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? तो इनमें से इंटरेस्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक अकाउंट इज ए, स्टॉक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? तो स्टॉक अकाउंट एक रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है एक कंपनी यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अपने इक्विपमेंट के लिए, और उस इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो है 28,000, साल्वेज वैल्यू है इसका 3,000 और 5 ईयर इसका यूजफुल लाइफ है एसेट का। व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? तो इसमें पूछा है कि थर्ड ईयर के एंड में एसेट की बुक वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एसेट की जो ग्रॉस वैल्यू है वो 28 है, इसमें से आप साल्वेज वैल्यू 3,000 घटा देंगे, 25 बच जाएगा। अब इस 25 को डिवाइड कर देंगे 5 ईयर से, तो ये 5,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। अब 5,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन 3 साल तक घटाना होगा आपको 15,000, 28 में से 15,000, 28 में से 15,000 लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा 13,000 और इसलिए 13,000 इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। नेक्स्ट देखेंगे 11th क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज, बेचे गए माल की लागत। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, सेल पे 20% है ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 1 लाख, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो रेट दिया है ग्रॉस प्रॉफिट का वो तो दिया सेल पे, और हमें यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमको यहाँ पे वैल्यूज जाननी होंगी कि जैसे सेल्स जो है इसको मान लेते हैं 100 क्योंकि ये इसका 20% है ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स को अगर 100 मान लेते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट 20 दिया ही है इन्होंने यानी 20%, सेल्स 100, तो इसका मतलब कॉस्ट 80 होगी। अब हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 लाख, तो इसके हिसाब से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, 1 लाख का जो हमें निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे 20, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 20, और जो बेस है हमारे पास वो कॉस्ट है और उसका जो रिलेटिव वैल्यू है वो 80 है। इसको कैलकुलेट करें कितना आ जाता है, 4 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 25,000। तो सी इसका सही जवाब है 25,000 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एसेट यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ। अब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई जाती है किसी एसेट की वो किस बेस पे होती है, कौन सी वैल्यू दिखाई जाती है? तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई जाती है वो होती है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू। देखिए कोई भी किसी फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू होती है उसमें से जितना पार्ट डेप्रिसिएशन के माध्यम से हम P&L में ले जाते हैं वो होती है उसकी एक्सपायर्ड वैल्यू। एक्सपायर्ड वैल्यू P&L में खर्चे वाली साइड में डेप्रिसिएशन के नाम पे जाके समाप्त होती रहती है, और बाकी जो वैल्यू बच जाती है वो अनएक्सपायर्ड वैल्यू दिखती रहती है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट देखेंगे 14 क्वेश्चन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन नेसेसरी होता है किस चीज़ की प्रेपरेशन के लिए? तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब ये जरूरी होता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते समय जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है उनका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता है, और जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है उनका इम्पैक्ट P&L अकाउंट पे पड़ता है। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो लॉस बाय फायर होगा एक एबनॉर्मल लॉस, ये एक असाधारण हानि होती है किसी बिजनेस के लिए क्योंकि नॉर्मल वर्किंग से अलग होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी टेकन एज ऑफ कैपिटल नेचर, इनमें से कौन सा आइटम पूंजीगत नेचर का होगा? तो इनमें से ऑप्शन सी 5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ ए न्यू मशीन। देखिए जब कोई नई मशीन या पुरानी मशीन अगर हम खरीदें और खरीदते समय उस पर कुछ खर्च करते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस में अच्छी तरीके से आगे काम करे, तो ये पूंजीगत खर्चा माना जाता है, कैपिटल खर्चा माना जाता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, देखिए फिक्स्ड एसेट का खरीदना तो होता है पूंजीगत खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट लंबे समय तक काम करेगी। लेकिन जब एक बार फिक्स्ड एसेट हम खरीद लेते हैं तो उस फिक्स्ड एसेट में जो हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो हर साल का खर्चा होता है। तो ऐसे खर्चे जो हर साल के लिए होते हैं वो रेवेन्यू खर्चे कहलाते हैं, और इसलिए ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डेप्रिसिएशन। 17 का ए। नेक्स्ट है 18th, सपोज करिए ए और बी पार्टनर्स हैं, ए लाता है 2 लाख रुपए और बी लाता है 1 लाख रुपए फर्म में कैपिटल के लिए। ए एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस में जबकि बी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, मतलब काम नहीं करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील करता है 30,000 रुपये का प्रॉफिट साल के लिए। अब वो कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए और बी के बीच में अगर
पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट किस तरीके से बांटा जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रावधान होते हैं कि अगर डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो चाहे कैपिटल कम है या ज़्यादा है, चाहे कोई काम करता है नहीं करता है, जो प्रॉफिट्स है वो हमेशा इक्वली बांटे जाते हैं। और इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,000 एंड 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19th। ये कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं और ये शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को 3:2 में। ए की कैपिटल 30,000 और बी की कैपिटल है 15,000। उन्होंने एडमिट किया सी को और एग्री हुए कि 1/5 शेयर प्रॉफिट्स का वो सी को दे देंगे। हाउ मच सी शुड ब्रिंग टुवार्ड्स हिज कैपिटल। अब सी को कैपिटल के लिए लाना कितना अमाउंट है, यह इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करें, सही जवाब पता करें। तो देखिए यहाँ से इसको पता कैसे लगाया जाता है, इसको पता लगाया जाएगा इस तरीके से कि हम ये जान सकते हैं कि नई फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी हो सकती है। तो नई फर्म की टोटल कैपिटल, हमें जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है केवल यही अवेलेबल है, तो इसी के आधार पे अब कैलकुलेट करनी होगी। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों की जो टोटल कैपिटल है ए और बी की, वो दोनों की कैपिटल को जोड़ कर देंगे 30 और 15, ये आ जाएगी 45,000। अब हमें जानना है कि ये जो 45,000 है ये इनकी कैपिटल कितने हिस्से के लिए है। तो देखिए नए पार्टनर को ये दे देंगे 1/5। 1/5 का मतलब है अगर 5 हिस्से करे जाएंगे प्रॉफिट के आने वाले समय में तो एक हिस्सा इसका होगा, तो बाकी 4 हिस्से इनके रहेंगे। यानी कि इनकी ये जो 45,000 कैपिटल है ये 4/5 शेयर के है ए और बी की। तो इसके आधार पे हम टोटल कैपिटल फर्म की अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगी 5/4, क्योंकि ये 45,000 इनकी कैपिटल 4/5 के लिए है। तो टोटल कैपिटल इसका 5/4 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। और अब जो नया पार्टनर है वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो उसकी कैपिटल के लिए इसका 1/5 कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11,250 और सही जवाब इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखें, ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 2:5 में। उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में। अब न्यू रेशो पूछा है ए बी सी का क्या होगा। तो देखिए ऐसे केसेस में न्यू रेशो क्या होगा, क्योंकि ये नहीं बताया कि ये पार्टनर दोनों ए और बी कितना दे रहे हैं इसको, तो इसका मतलब फ्यूचर जो न्यू रेशो है उसमें भी इनका 2:5 का रेशो सस्टेन करेगा, मेंटेन करेगा, ये मेंटेन रहना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे चेक कर लें 2:5 किसका बन रहा है। तो 2:5 ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा 2:5, ये भी नहीं बन रहा 2:5। इसको चेक करके देखें, ये 2:5 बन रहा है। 2:5 कैसे बन रहा है, यहाँ से देखें 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि ये रेशियो सही है मेंटेन। अब ये सी का भी 1/4 चेक करके देख लें भाई सर, इसका 7 है और ये 6 15 21 और 7 28, यानी कि 7/28, 7/28 का मतलब 1/4, एक ही बात है। तो डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 21। क्यू एक पार्टनर है फर्म में, PQR 3 पार्टनर हैं, उसमें क्यू की डेथ हो जाती है बैलेंस शीट डेट पर। अब ये बैलेंस शीट डेट पे डेथ होती है। हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी डेबिटेड टू। तो देखिए क्योंकि जब किसी पार्टनर की डेथ अगर ईयर के मिड में होती है, बीच में होती है, तो P&L अकाउंट बनता नहीं है, उस केस में तो P&L सस्पेंस अकाउंट से दे दिया जाता है प्रॉफिट। लेकिन अब तो ईयर एंड पे हुई है उसकी डेथ बैलेंस शीट के डेट पे, तो इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पे तो P&L अकाउंट बना ही होगा, तो इस साल का प्रॉफिट उनका P&L अकाउंट से मिल जाएगा। यानी कि P&L, अब चूंकि ये पार्टनरशिप का केस है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहीं से इसको मिलेगा। तो ये बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 22। पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरीली डिसोल्व नहीं की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, किस केस में, मतलब नहीं की जाती है, किस केस में नहीं की जाती है कंपल्सरीली डिसोल्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिटायरमेंट ऑफ 1 पार्टनर। अगर 3 पार्टनर हैं, एक कोई रिटायर ले रहा है तो इसमें कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो फर्म कोर्ट के द्वारा समाप्त ही कर दी जाएगी। नेक्स्ट है 23। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर कोई फर्म डिसोल्व होती है तो ऐसे केस में कौन सा सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का इस बात का प्रावधान करता है कि एसेट का सेटलमेंट कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है सेक्शन वो है सेक्शन 48। नेक्स्ट है व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसोल्व, जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाए तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है बुक्स में। तो पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो फर्म बनाती है रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है 25। ABC लिमिटेड ऑफर करता है
पब्लिक को 10,000 शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए, अंशदान के लिए। कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स के लिए। अगर शेयर अलॉट किए जाएं प्रोराटा बेसिस पे, तो एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स आर टू बी अलॉटेड एज, तो 12,000 के एप्लीकेंट को कितने शेयर अलॉट होंगे ये देखना है। तो इसका रेशियो यहाँ पे हमें पता लगाना है। तो देखिए एप्लीकेंट, इसमें कहा है कि जो 12,000 शेयर के एप्लीकेंट हैं उनको अलॉटेड किस रेशियो में किया जाएगा। आप चेक करके देखें, 12 वालों को हम 10,000 कर रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, तो 10 और 12 का रेशियो निकल आएगा। 10 और 12 का रेशियो निकालें तो ये आ जाता है 2, 5, 10 और 2, 6, 12, यानी कि 5:6। तो इसका मतलब ये रेशियो बन रहा है 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। नेक्स्ट देखेंगे 26। जब शेयर फॉरफिट किए जाएं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है कौन सी अमाउंट से। तो ऐसे केस में शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफीचर के समय कैंसिल किया जाता है कॉल्ड अप कैपिटल से। जितना कॉल किया है उतने से ही कैंसिल भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। क्रेडिट बैलेंस जो फॉरफिटेड शेयर्स के अकाउंट में बच जाता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है अल्टीमेटली। तो अगर फॉरफिटेड शेयर्स में कोई बैलेंस लास्ट में बच जाता है रीइश्यू करने के बाद, तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड ने ऑफर किए 4 लाख इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए, 10 रुपये का एक शेयर है। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुए 3 लाख, मतलब कंपनी ने तो ऑफर किए थे 4 लाख लेकिन लोगों से एप्लीकेशन आई 3 लाख। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिलो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, न्यूनतम अभिदान से कम है ये सब्सक्रिप्शन 3 लाख, कंपनी कुड नॉट अलॉट शेयर, इसलिए कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती और इसलिए उन्होंने मनी रिफंड कर दिया। पूछा ये गया है व्हाट कुड हैव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन दिस केस। इस केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि कितने होती। तो देखिए कंपनीज एक्ट में तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रेट बताया नहीं है, लेकिन सेबी में बताया हुआ 90%। तो ये जो 4 लाख है इसका 90% यानी कि 3,60,000 मिनिमम सब्सक्रिप्शन राशि होनी चाहिए। जो जितने भी इशूड होते हैं कैपिटल उनका 90%। तो ये इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखेंगे शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर। शेयर प्रीमियम यानी कि जब शेयर इशू करते हैं तो उन पे जो प्रीमियम मिलता है कंपनी को, उस अमाउंट को कंपनी कहाँ यूज कर सकती है। तो गिवन ऑप्शन में यूज किए जा सकते हैं इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, इस काम के लिए इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि ये कैपिटल गेन होता है तो इसी टाइप के खर्चों में इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है इफ द शेयर ऑफ ₹10, अगर 10 रुपये का एक शेयर है जिसपे 8 रुपये कॉल किए कंपनी ने और 6 रुपये पे हुए हैं अभी तक, अगर ये फॉरफिट कर लिया जाए तो आपको बताना है कि व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, किस अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो फॉरफीचर के केस में शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है केवल कॉल्ड अप अमाउंट से, और कॉल्ड अप अमाउंट है 8 रुपये और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8 रुपये, 8 रुपीज़। नेक्स्ट है मॉडर्न लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस अप्लाई करने के लिए 2000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन आ गई 3000 शेयर यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो इसमें कहा गया है कि जो 2400 शेयर के एप्लीकेंट थे उनको केवल शेयर अलॉट किए गए, मतलब 3000 एप्लीकेशन आई तो 600 का कैंसिल कर दिया होगा, 2400 वालों को ये अलॉट किए जाएंगे 2000। अगर विवेक को अलॉट किए हैं 40 शेयर तो हाउ मेनी शेयर्स डिड विवेक अप्लाइड। अब हमें इस प्रोपोर्शन में से ये जानना है कि 2400 वालों को 2000 मिले हैं, तो 2000 जिनको अलॉट हुए उन्होंने मांगे थे 2400, तो 40 जिसको अलॉट हुए हैं उसने कितने मांगे होंगे ये खाली हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का तरीका है 40। अब हमको इनका निकालना है, ये हमारे पास अलॉटेड हैं और अप्लाइड निकालना है, तो जो हमें निकालना है वो ऊपर रख देते हैं वो वाली अमाउंट उसके रिलेटिव। तो ये अमाउंट 2400 जो अप्लाइड है वो निकालना है हमें, और हमारे पास बेस है अलॉटेड, तो जो अलॉटेड है 2000 उनको नीचे रख देंगे, बस इसकी अमाउंट हमें पता चल जाएगी कितनी आ जाएगी। इसकी अमाउंट निकल करके आ जाएगी, इसको यहाँ से 20 से 2 टाइम और 2 × 24 ये 48 आ गया, तो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे एक कंपनी ने इशू किए 1 लाख 15% डिवेंचर और 5% के डिस्काउंट पे, जो कि रिडीमेबल है 10 ईयर्स के बाद 10% प्रीमियम पे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना होगा। देखिए इश्यू ऑफ डिवेंचर पे कितना लॉस हुआ, 2 तरह का लॉस इस क्वेश्चन में हो रहा है। एक तो हो रहा है कि ये 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब 5% कम ले रही है कंपनी पैसा, तो ये एक तो ये लॉस हो गया। दूसरा लॉस हो रहा है कंपनी को
कि कंपनी ने अभी वादा कर दिया है कि 10 साल बाद जब हम रिडीम करेंगे तो 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, मतलब कंपनी कह रही है कि हम जब वापस करेंगे तो 10% ज़्यादा देंगे आपको। तो कंपनी के लिए दोनों ही लॉस हो गए। कंपनी को जब पैसा मिल रहा है तो 5% कम मिल रहा है, और कंपनी जब वापस करेगी तो 10% ज़्यादा करेगी। ये दोनों कुल मिलाकर के कंपनी के लिए लॉस हो गया 15%। अब 15% से कैलकुलेट कर लो कितना लॉस हो जाता है। 1 लाख रुपए पे 15,000 हो गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे 33rd, बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा रहता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि इनका कूपन रेट रहता नहीं है। नेक्स्ट है शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन। अब शेयर प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं नए कंपनीज एक्ट के तहत। तो इसको दिखाया कहाँ पे जाता है? तो इसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 35th, यंग इंडिया लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है। अब कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 25% मेंटेन करना चाह रही है, तो मैनेजमेंट को क्या करना होगा? देखिए 25% का मतलब है कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाना चाह रही है 5% से। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, खाली ये हमें ध्यान देना है। तो अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर कॉस्ट रिड्यूस कर दी जाए तब भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया जाए और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, यानी कि दोनों ये काम हो जाए तो भी प्रॉफिट क्या होगा, इनका जो रेशो है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही सिचुएशंस प्रॉफिट इसको रेशो को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को बढ़ाने में मदद करेंगी। नेक्स्ट देखेंगे ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशो एंड इंक्रीज इन करंट रेशो इज। एक ऐसी ट्रांजैक्शन हमें इनमें से पहचान करनी है जिसमें डेट इक्विटी रेशो तो डिक्रीज हो रहा हो, कम हो जाए जिसकी वजह से, और करंट रेशियो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाए। तो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? तो इसमें से सही जवाब है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अगर शेयर्स का इशू किया जाएगा कैश के लिए, तो एक तो शेयर इशू करने से इक्विटी बढ़ जाएगी हमारी, इक्विटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो। और दूसरी तरफ कैश आएगा हमारे पास शेयर इशू करने से, तो कैश आने से करंट एसेट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करंट रेशियो बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, करंट रेशियो दिया है 2:1 और सेल की उन्होंने फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी और वो बेच दी 18,000 में। तो करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए करंट रेशियो में होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट 2 है और करंट लायबिलिटी 1 है। अब ये कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट बेच दी, तो फिक्स्ड एसेट तो ना करंट एसेट रहती है ना करंट लायबिलिटी रहती है, रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क केवल इस चीज़ का पड़ेगा कि हमने जो 18,000 रुपये में बेची तो कैश आएगा 18,000 से हमारी एसेट बढ़ेगी, केवल लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेशियो बढ़ जाएगा यानी कि इंप्रूव कर जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 38, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000 रुपये है, कॉस्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो है 10 लाख रुपये, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी यह निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि देखिए हमें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा हमें गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या कहता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो 10 लाख है ये ऊपर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अपॉन एवरेज स्टॉक रहता है। अब एवरेज स्टॉक दिया नहीं है लेकिन ये दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5। तो अब हम एवरेज स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं? ये 10 लाख जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये तो एज इट इज रहेगा और ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नीचे आ जाएगा, इधर से एएस ऊपर चला गया एवरेज स्टॉक, ये नीचे आ जाएगा 5। तो इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख, यानी कि एवरेज स्टॉक आपका निकला है 2 लाख। अब हमें जो जानकारी दी है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है तो क्लोजिंग कितना होगा? तो देखिए एवरेज आ रहा है 2 लाख, इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का टोटल कितना होगा? इस एवरेज का डबल होगा यानी कि 4 लाख होगा। 4 लाख है तभी तो एवरेज 2 लाख है, तो ये 4 लाख हो गया। अब इस 4 लाख में से जो ओपनिंग वाला है वो लेस कर दो 1,20,000, तो क्लोजिंग बच जाएगा। 1,20,000 लेस कर दो, क्लोजिंग बच जाएगा 2,80,000, 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसको वेरीफाई करके देख लें, ओपनिंग 120 है और क्लोजिंग 280 है, तो इनका एवरेज कितना आएगा? 280 + 120 / 2। नेक्स्ट देखें 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल स्टैंड ट्रू? इनमें से कौन सा रूल सही साबित होता है जब प्रिपेयर करते हैं शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल शेड्यूल जब बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय,
तो कौन सा इनमें से सही बैठते हैं? तो इनमें से दो स्टेटमेंट सही बैठते हैं, ए और सी, ये दोनों सही रहते हैं, तो इसलिए ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट का इंक्रीज होना वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता है और करंट लायबिलिटी का जो इंक्रीज होना है वो वर्किंग कैपिटल को घटाता है। ये दो स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 40th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डिक्रीज इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन कैरिंग कॉस्ट। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है? जब कोई बिजनेसमैन ऑर्डर देता है सामान खरीदने का, तो वो समय समय पे ऑर्डर देता रहता है, वो ये जानना चाहता है कि ऑर्डर की कौन सी मात्रा वो होगी जो उसको सबसे कम खर्चे की पड़ेगी, जिसमें सबसे कम लागत आए, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे डिक्रीज कैसे हो जाएगी? ये कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होने से, क्योंकि कैरी कॉस्ट होती है सामान को स्टॉक में रखने की कॉस्ट। अगर आपको आपके यहाँ सामान को अपने स्टॉक में जब आप रखते हैं, अगर वो बहुत महंगा रख जाए, उसको बहुत महंगा हो जाए उसको रखना, जैसे मान लो आपका सामान ऐसा है जो जल्दी खराब हो जाता है, अगर आप स्टॉक में रखेंगे तो आपको उसके लिए जो कूलिंग है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे वो महंगा पड़ जाएगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर होगा कि आप कम मात्रा में सामान बाहर से मंगाएं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे केस में डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है 41, इसमें कहा गया है ए पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का एक पोर्शन जो लॉस्ट हो गया प्रोसेसिंग करते समय, और वैल्यू ऐसे लॉस की रिकवर नहीं की जा सकती किसी भी कीमत पे, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेस्टेज। देखिए काम करते समय जो चीज़ हमसे खराब हो जाती है, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, उसको वेस्ट कहते हैं, ये कॉस्ट में ही जुड़ जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इनमें क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक किस टाइप का क्लासिफिकेशन कहलाता है? तो इसको कहते हैं एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले ईयर के लिए एक्स लिमिटेड की सेल 2 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 है, तो पीवी रेशियो क्या होगा? तो ऐसे केस में पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, इसका पीवी रेशियो होगा 40%। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब आप इसको निकालेंगे कैसे? आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें जो गिवन डेटा है उसके आधार पर निकाल लेंगे। सेल्स दिया है 2 लाख, इधर वेरिएबल कॉस्ट दिया है 120, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 80,000, तो जो सी है ये तो आ जाएगा 80,000 कंट्रीब्यूशन। उधर सेल्स 2 लाख ऑलरेडी दे ही रखा है, तो सेल्स लिख लेंगे 2 लाख, और ये हमारे पास पीवी रेशियो पता चल जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये 20 से 5 टाइम चला जाएगा, ये 5 से 8 40 आ जाएगा, और इसका ये सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है 44, इसमें कहा गया है जब कंप्लीशन स्टेज पे होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, तो प्रॉफिट जो क्रेडिट किया जाएगा P&L अकाउंट में वो किसके इक्वल होगा? तो देखिए जब आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट, ऑप्शन बी 2/3। अब इसका क्राइटेरिया होता है क्या क्या होता है? अगर मान लो 1/4 भी कंप्लीट नहीं है, अगर 1/4 भी कंप्लीट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऐसे केस में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता, मतलब प्रॉफिट नहीं माना जाता है, तो ऐसे केस में तो हो जाता है 0। अगर जो काम हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का वो 1/4 से ज़्यादा है लेकिन आधे से कम है, यानी कि वो हाफ से कम है 1/2 से, तो ऐसे केस में जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है 1/3। और अगर आधे से ज़्यादा हो चुका है, 1/2 से ज़्यादा हो चुका है, तब ऐसे केस में दिया जाता है 2/3। नेक्स्ट देखेंगे 45, द एग्रीगेट ऑफ टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, कुल इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला देते हैं तो उनको बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट है 46, पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर, किस बेसिस पे किया जाता है? कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट होता है वो कौन से बेस पे किया जाता है? तो वो किया जाता है सर्टिफाइड वर्क के बेस पे, जितना वर्क सर्टिफाइड होता रहता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी अलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस, कौन से खर्चे टाइम बेसिस पे अलोकेट होते हैं?
तो ये सारे ही खर्चे टाइम बेसिस पे दिए जाते हैं। सैलरी भी समय के आधार पे दी जाती है, महीने 2 महीने, वेजेज भी समय के आधार पे, चाहे 1 दिन 2 दिन, और ब्याज इंटरेस्ट भी समय के आधार पे ही दिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपनी स्वयं की पूंजी पर जो ब्याज होता है वो किस टाइप का कॉस्ट रहता है, तो उसको कहते हैं नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती हैं जो किसी बाहर वाले को कैश में नहीं देनी पड़ती हैं, इनको नोशनल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिक रिसर्च कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज, अगर कोई बेसिक रिसर्च कॉस्ट है मतलब किसी प्रोडक्ट से स्पेसिफिक जुड़ी नहीं है, तो ऐसे बेसिक रिसर्च कॉस्ट को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। नेक्स्ट है इफ सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज़ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 48,000 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इसको हमें कैलकुलेट कर लेना होगा। देखिए हम सामान बेच रहे हैं 10 रुपये का, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 6 है, तो संस्था को बचता कितना है, 4 रुपये बचता है। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी कि संस्था के जो के लिए जो योगदान हो रहा है 1 यूनिट के द्वारा वो 4 रुपये है। अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 48,000 है, तो ये 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन कितनी यूनिट करें हमें ताकि वो 48 हो जाए, तब जा करके हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे ब्रेक इवन पे। तो 4 से इसको डिवाइड कर देना है, वो हो जाएंगी 12,000 यूनिट। अब 12,000 यूनिट, चूंकि यहाँ पे अगर यूनिट्स में होता आंसर तो 12,000 हो जाता, लेकिन रुपये में दिया है ये, तो 12,000 यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपये से 12,000 को गुना कर देना है, वो आ जाएगा 1,20,000। तो सी इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है 51, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है किसके साथ, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों के ही साथ डील करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है अगर प्रपोज डिविडेंड 20% है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा वो कितना होगा, तो सीधा परसेंटेज का क्वेश्चन है डायरेक्टली। प्रपोज डिविडेंड अगर 20% तक है तो 7.5% ट्रांसफर करना है, अगर 20% से ज़्यादा प्रपोज डिविडेंड होगा तब उस केस में 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट है 53, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में पेंटिंग फॉर सेल्फ यूज, अपने खुद के यूज के लिए पेंटिंग की जा रही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, कहीं ना कहीं गुड्स या सर्विसेज में बढ़ोतरी करती है, नेशनल इनकम में जिनसे बढ़ोतरी होती है, नेशनल इनकम की काउंटिंग में जिनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, तो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसलिए ये सही है, बाकी सब हैं ही इसकी फीचर। नेक्स्ट देखेंगे 55, विच वन इज नॉट ए रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इनमें से पब्लिक सेक्टर का रोल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप करना नहीं होता पब्लिक सेक्टर का रोल, पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, बाकी सब इसका रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कॉन्ट्रैक्ट है किस तरीके का, तो एक कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है अंतर्नियम, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, मेंबर्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहता है। नेक्स्ट है विच वन इज द मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट इनमें से कौन सा है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक मेरिट होती है कि शेयर आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी टू बी क्लासिफाइड एज माइक्रो यूनिट, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट लिमिट है जब हम किसी संस्था को माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे या माइक्रो यूनिट बोलेंगे, तो उसका लिमिट है, नया जो क्लासिफिकेशन है उसके तहत 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है 59, ऐसा पर्सन जो रिस्क बियर करता है गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने की, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है 60th, होलसेलर जो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, किसके बीच में लिंक होता है ये, तो यह होता है ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक लिंक होता है होलसेलर। नेक्स्ट देखेंगे 61, अंकटाड एक्रोनिम है किसका, यानी कि किस चीज का ये संक्षिप्त फॉर्म है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज इंक्लूड होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है 64, ऑन ज्वाइनिंग आईएमएफ, आईएमएफ ज्वाइन करने पर हर एक देश, जो देश मेंबर बनता है उसको असाइन किया जाता है एक कोटा स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोई करेंसी नहीं है, ये एक हिसाब किताब की इकाई है, अकाउंटिंग के हिसाब किताब की इकाई है आईएमएफ के अंतर्गत। तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब किसके अनुसार उनको कोटा मिलता है एसडीआर में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो पोजीशन होती है उसके अनुसार। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस, ये डेफिनेशन है और किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन दी है पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इनमें से मैनेजमेंट प्रोसेस का एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राइसिंग। ये प्राइसिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है, मैनेजमेंट प्रोसेस में आते हैं प्लानिंग, स्टाफिंग और लीडिंग। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, जब सेम लेवल पे होता है, सेम लेवल के बीच में। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सार है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है विच फीचर डज नॉट फ्रॉम वन ऑफ द फेवल्स ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से फेवल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से कौन सा फीचर नहीं है? तो ऑप्शन सी, इंडिविजुअलिज्म, ये नहीं है। बाकी सब ये प्रिंसिपल्स में शामिल हैं, हेनरी फेवल के प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट है 70, डैश इज द प्रोसेस, इनमें से वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एग्जामिन किया जाता है एनवायरनमेंट को, यह रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन से फैक्टर बिजनेस को प्रभावित करते हैं? तो ये प्रोसेस होती है स्कैनिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं, जिसमें हम स्कैन करके देखते हैं कि एनवायरमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्लानिंग का एक कंपोनेंट नहीं है? तो कंप्लायंसेज, ये प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है, बाकी ये सब प्लानिंग के कंपोनेंट हैं, प्रोसीजर, पॉलिसी, बजट, ये सब प्लानिंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इनटू रीजनल ग्रुप्स, जब किसी संस्था में रीजनल ग्रुप्स में अलग अलग रीजन बना करके उनमें लेबर का डिवीजन कर दिया जाए, लोगों को बांट करके, और मटेरियल रिसोर्सेज भी अलग अलग दे दिए जाएं, तो उसको कहते हैं डिविजनलाइजेशन, यानी कि अलग अलग डिवीजन बना दिए हमने। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आवश्यक स्टेप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके माध्यम से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है, मतलब आगे हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट क्रिएट करते चले जाते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के आधार पे। नेक्स्ट है पुटिंग ए राइट मैन इन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी, एक व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन और एबिलिटी के अनुसार ठीक काम पे लगाना, ये क्या कहलाता है? तो ये है स्टाफिंग, स्टाफिंग के तहत ये आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व्स ऑल बट, मतलब कंट्रोल में शामिल होता है सब, किसी एक को छोड़ करके, तो किसको छोड़ करके यह बताना है। सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट करना ये एचआर का काम है, बाकी सब कंट्रोल में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है 76, द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स, यानी कि मैकेनिज्म को इस तरीके से सेट करना जिसमें एक्शंस और आउटपुट पहले से तय लिमिट्स के बीच में रहें, ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं कंट्रोल, नियंत्रण। नेक्स्ट है इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट उपयोगी होते हैं किसके लिए? तो ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है? तो ऑप्शन डी, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है। फोरकास्टिंग टेक्निक का मतलब है जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ फोरकास्ट कर रहे हो, तो बजट बनाकर, प्रॉफिट प्लान करके, डिटरमाइन कॉस्ट स्टैंडर्ड पहले से तय करके,
ये फ्यूचर के संदर्भ में किए जाते हैं, ये नहीं किया जाता है। तो डी इसका सही जवाब हो गया। सेल्स बजट इज ए, सेल्स बजट किस टाइप का बजट है? तो इसका सही जवाब है फंक्शनल बजट। सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सब फंक्शनल बजट होते हैं क्योंकि अलग अलग फंक्शंस के लिए बजट बनाया है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रेपरेशन ऑफ। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में जब डिफरेंस करते हैं अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो किस चीज़ के प्रेपरेशन में ये एक खास इंपोर्टेंस रहती है? फ्लेक्सिबल बजट बनाते समय। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन बी इट इज स्टैटिक। स्टैटिक नहीं होती स्ट्रेटेजी, सिचुएशन के अनुसार बदलती रहती है। बाकी सब स्ट्रेटेजी के संदर्भ में सही स्टेटमेंट हैं ये तीनों। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा ट्रू नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो यह ट्रू नहीं है शॉर्ट टर्म प्रोसेस। देखिए डेवलपमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होती है, लॉन्ग टर्म होती है, धीरे धीरे विकास होता है। बाकी सब डेवलपमेंट के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल्स वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन। क्वालिटी सर्कल सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुए थे? तो सबसे पहले स्थापित हुए थे जापान में। नेक्स्ट द टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का वह टाइप जो डील करता है पीपल को प्लान करने में, ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क के संदर्भ में जो वो करेंगे, मतलब लोग क्या काम करेंगे इसका पहले से प्लान करना, और हाउ मच दे आर लाइकली टू पेड, और उस काम के लिए उनको कितना पे किया जाएगा। लोग क्या काम करेंगे और उनको उस काम के लिए कितना पे करना है, ये किस टाइप का प्लानिंग रहता है? तो इसको कहते हैं वर्क फोर्स प्लानिंग। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 85। एक एचआर मैनेजर एक्ट करता है कौन से रोल में? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक कंपनी में रोल प्ले करता है किस टाइप का? एडवाइजरी रोल। ये सभी को एडवाइज करता है, बाकी डिपार्टमेंट को भी, एचआर फंक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम रेलिवेंस रेफर। अब इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम के संदर्भ में रेलिवेंस जो टर्म है उसका मतलब क्या है? रेलिवेंस का मतलब है क्लियर लिंक्स बिटवीन द क्रिटिकल जॉब एलिमेंट। रेलिवेंस का मतलब रहता है यहाँ पे कि क्लियर लिंक होना चाहिए क्रिटिकल जॉब एलिमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन। ऑफिस वर्क के जो जनरल रूल और रेगुलेशन होते हैं वो इनमें से किस में लिखे होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑफिस मैनुअल। ऑफिस मैनुअल में ऑफिस के जनरल रूल्स लिखे रहते हैं। नेक्स्ट है 88 सेसेशन ऑफ वर्क, काम रोक देना बॉडी ऑफ पर्सन्स के द्वारा जो कि एम्प्लॉयड हैं किसी इंडस्ट्री में, या कंसर्टेड रिफ्यूजल या रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब सामान्य सहमति के तहत मना कर देना काम करने से, या काम को रोक देना, और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्ट्राइक। काम रोक देना, लोगों के द्वारा काम रोक दिया जाता है तो स्ट्राइक कहलाता है, और जब मालिक के द्वारा काम देना बंद कर दिया जाता है तो वो लॉकआउट कहलाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दी? तो ये थ्योरी दी ऑप्शन ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने दी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी। नेक्स्ट है 90 हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी किसने दी? तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तो तुलनात्मक लागत कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी दी डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी इंटरनेशनल ट्रेड की? तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी हैक्सचर और ओहलिन ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट है 92 एक कंट्री डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक समय के अंतर्गत उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं करंट अकाउंट। नेक्स्ट शॉर्ट रन में इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन में सर्वाइवल बनाए रखने के लिए शॉर्ट रन में विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अडॉप्टेड एज ए लास्ट रिजॉर्ट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए लास्ट रिजॉर्ट कौन सा होगा? मतलब वहां तक तो संस्था टिकेगी, लेकिन अगर उससे बाद स्थिति जाती है तो फिर संस्था बंद हो जाएगी।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू और लेस देन सेल। अगर सेल प्राइस से सामान की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल या कम रहती है तो वहां तक संस्था टिकेगी, और अगर मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं निकल रही है सेल्स प्राइस में, तब संस्था को बंद करना ही बेहतर रहेगा या प्रोडक्शन को बंद करना बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है डिफ्लेशन। एक स्टेट है, कौन सा? तो डिफ्लेशन वो दशा होती है जब प्राइसेस आर फॉलिंग, कमोडिटीज के प्राइसेस जब गिर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डाउन टर्न पोर्शन ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के पोर्शन अप टर्न और डाउन टर्न हो सकते हैं, कभी मंदी आती है, कभी महंगाई आती है। द इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो ऐसे केस में जब डाउन टर्न पोर्शन चल रहा होता है नीचे वाला, तो इकोनॉमी को कौन सी फीचर होती है इकोनॉमी की, कौन सी फीचर से इकोनॉमी की उस समय पे दिखाई देती हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, आउटपुट गिर जाता है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है क्योंकि उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट है 96, विच ऑफ दीज आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से इनमें से कौन सा बाहर है? तो ऑप्शन ए, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर ये क्योंकि एक कंज्यूमर का हम बिहेवियर कर रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, बाकी तीनों ही मैक्रो इकोनॉमिक हैं। नेक्स्ट है कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट। कैपिटल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें क्या क्या शामिल रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी उसमें रहता है, फीचर होती हैं कैपिटल इकोनॉमिक की। प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करना, प्रॉफिट मोटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन रहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है किस चीज़ की? तो मैक्रो इकोनॉमिक इनमें से स्टडी है ऑल ऑफ द अबव। मैक्रो इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ सब की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के क्लासिकल थ्योरी के अनुसार डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की सिचुएशन से जो बदलाव आता है, डेविएशन होता है, वो किस टाइप का होता है? तो क्लासिकल थ्योरी का मानना होता है कि ये जो चेंजेज रहते हैं ये प्योरली टेम्परेरी होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली करेक्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट है 100, द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल टू इंडिया। कौन से वो 2 ईयर थे जब इंडिया का ट्रेड बैलेंस फेवर में रहा था, यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो इंपोर्ट से ज़्यादा रहे थे। तो ऐसे 2 वर्ष का जो कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन बी, 72-73 में और 76-77 में 2 बार फेवर में रहा था ट्रेड बैलेंस। नेक्स्ट है रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि कोई सामान्य स्टेटमेंट है और उससे पर्टिकुलर निकाल करके लेना, इस टाइप का जो रीजनिंग है इकोनॉमिक्स में वो क्या कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन है, उसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। और अगर पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाया जाता है तो उसको कहते हैं इंडक्टिव। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूल ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स। आइटम्स का जो आपस में वेरिएशन होता है, फैलाव होता है, उसको मेजर करने का टूल क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब फैलाव या वेरिएशन ही होता है। नेक्स्ट है इस सैंपल इज द सिलेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द। अब सैंपल किस चीज का एक पार्ट होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं? तो ये है यूनिवर्स। यूनिवर्स पूरा पॉपुलेशन रहता है और इसमें से हम सेलेक्ट करके एक सैंपल का चुनाव करते हैं आगे रिसर्च को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इनमें से डिस्पर्सन का मेजर कौन सा नहीं है? तो जो स्क्यूनेस है ये डिस्पर्सन का मेजर नहीं है, बाकी तीनों डिस्पर्सन के मेजर्स हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में भी। अब डेटा का क्लासिफिकेशन कौन सा हो सकता है? तो इन सभी आधार पे हो सकता है, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सभी आधार पे डेटा को क्लासीफाई करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट। जब क्लासिफिकेशन डेटा का आय के आधार पे, प्रोडक्शन के आधार पे या वेट के आधार पे किया जाए तो वो किस टाइप का क्लासिफिकेशन कहलाता है? तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब हम क्वांटिफाई कर सकते हो डेटा को तो वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है टैली शीट यूज की जाती है क्या डिटरमाइन करने के लिए? तो स्टैटिस्टिक्स में टैली शीट्स का यूज होता है फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने के लिए, किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन से एवरेज ऐसे हैं जिसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का रिलेटिव मेजर कौन सा है?
तो हमें रिलेटिव मेजर बताना है। इसमें से ऑप्शन सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये रिलेटिव मेजर है, बाकी ये भी मेजर हैं डिस्पर्सन के ये, लेकिन ये एब्सोल्यूट मेजर हैं। और इनके सामने भी अगर हम कोफिशिएंट लगा दें, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो ये भी तब रिलेटिव मेजर बन जाएंगे। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व वी कैन एस्टिमेट। ओजाइव कर्व के माध्यम से हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, तो हम मीडियन इसके माध्यम से एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का मेथड इनमें से कौन सा नहीं है। नेशनल पब्लिकेशन, कोई पब्लिकेशन है अगर तो इससे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये सब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा द क्लास हैविंग इट्स अपर लिमिट इज ट्रीटेड एज द लोअर लिमिट ऑफ इट्स नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड। जब क्लासिफिकेशन डेटा का इस तरीके से किया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास ऐसे बनाई जाए कि 0 to 10 और यहाँ पर लिखा जाए 10 to 20, 0 to 10 और यहाँ पे लिख दिया जाए 10 to 20 और अगली क्लास बना दी जाए 20 to 30, अगली बना दी जाए 30 to 40। तो ऐसे केस में ये इसकी जो अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट है बराबर रहती है, पिछले वाले की अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट। तो ये कह रहे हैं कि जब क्लासिफिकेशन डेटा का इस तरीके से किया जाए कि क्लास हैविंग इट्स अपर लिमिट इज ट्रीटेड एज द लोअर लिमिट ऑफ इट्स नेक्स्ट क्लास, यानी कि 10 को यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे 10 तक है, लेकिन 10 अगर कोई डेटा होगा तो वो इस क्लास में काउंट होगा, 20 होगा तो वो इस क्लास में काउंट होगा। तो ये किस टाइप की सीरीज कहलाती है, तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और इंक्लूसिव होती है जब अपर और जो दोनों ही शामिल कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से हो 0 to 9, 10 to 20, 10 to 19 और 20 to 29 और 30 to 39, तो देखिए अब ये जो अपर क्लास है वो इसी में शामिल हो जाएगा खाली, तो ऐसे केस में बोलते हैं इंक्लूसिव। नेक्स्ट देखते हैं 113 एन एनॉर्मस कलेक्शन ऑफ डेटा, एक काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा का कलेक्शन किया वेरियस टॉपिक्स पे फ्रॉम वैरायटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज कंपाइल्ड बाय ए फर्म फॉर इट्स ओन यूज़, अपने यूज़ के लिए, और फॉर यूज़ बाय इट्स क्लाइंट्स, या अपने क्लाइंट के यूज़ के लिए, उसको क्या कहा जाएगा। तो इसका सही जवाब है डेटा वेयर हाउस। जब प्रचुर मात्रा में हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है तो उसको डेटा वेयर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। हाई एक्विजिशन कॉस्ट, तो देखिए हाई एक्विजिशन कॉस्ट इसकी लिमिटेशन है, एडवांटेज नहीं है, बाकी इसके एडवांटेज है। नेक्स्ट है 115 इन ए प्रीडोमिनेंटली इलिटरेट एरिया कंसिस्टिंग ऑफ 10,000 पॉपुलेशन। एक प्रीडोमिनेंट मतलब ऐसा एरिया है जिसमें ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं और उनकी पॉपुलेशन है 10,000, हैज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम 10% ऑफ देम। अब उनमें से 10% का डेटा कलेक्ट करना है, तो अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द डेटा कलेक्शन वुड बी, अप्रोप्रिएट टेक्निक कौन सी होगी डेटा कलेक्शन करने के लिए। तो इसका सही जवाब है इंटरव्यू, क्योंकि 10% का ही डेटा कलेक्ट करना है और वो इलिटरेट हैं, तो वो क्वेश्चनर का वगैरह का जवाब सही से नहीं दे पाएंगे, तो इंटरव्यू वहाँ पे सही रहता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज एन एप्लीकेशन ऑफ। जब हम केवल जेंडर के बेस पे रेस्पोंडेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये किस टाइप का स्केल यूज करना कहा जाएगा, तो इसको कहेंगे नॉमिनल स्केल। तो एक क्वेश्चन है टू शो द ट्रेंड ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल का ट्रेंड शो कराने के लिए विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड, कौन सा प्रेजेंटेशन मेथड यूज किया जाता है। जब ट्रेंड देखते हैं किसी वेरिएबल का तो मेथड यूज किया जाता है लाइन ग्राफ, सीधे लाइन खींची जाती है जिससे हमें ट्रेंड उसका आसानी से पता चल जाता है क्या ट्रेंड है, घटने का है बढ़ने का है। नेक्स्ट है 118 when the data are classified only on the basis of descriptive characteristics which cannot be quantified is known as। जब डेटा को क्लासिफाई किया जाता है केवल डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे तो उसको क्वांटिफाई और उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, यानी कि क्वांटिफाई करना संभव नहीं होता है। केवल डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के आधार पे क्लासिफाई करते हैं डेटा को, तो वो किस टाइप का क्लासिफिकेशन कहलाता है, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं डेटा को। नेक्स्ट है 119
प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू ए न्यू ऑर्डर, डेटा को नए ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है इफ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.2 देन वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी? तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमें दे रखे हैं और हमें कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। क्या इसमें से आएगा? इसका तरीका होता है जब कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो रूट इन दोनों को कर देंगे 0.8, दोनों जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल लेते हैं, और 0.2, तो उसे कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा ऑप्शन डी 0.40। नेक्स्ट है अब ये स्टेटमेंट है, किसने दिया था स्टेटमेंट? इट वाज ओनली फॉर द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट दैट ही कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम जस्ट एज द सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ टू गिव इट बैक 1000 फोल्ड। किसी राजा के बारे में ये कहा था इनमें से किसी एक विद्वान ने कि ये वैसे ही है, अपनी प्रजा से टैक्स कलेक्ट करते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे सन मॉइस्चर को कलेक्ट करता है अर्थ से और बाद में उसको कई गुना बारिश के रूप में कई गुना पानी वापस कर देता है। तो इसको कहा था ऑप्शन ए कालिदास के बारे में कहा जाता है, कालिदास का स्टेटमेंट इसको माना जाता है। रघुवंश में इन्होंने ये किंग दलीप के लिए यूज किया था। नेक्स्ट है टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन इज नोन एज। ऐसा टैक्स जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे पड़े, मतलब जिससे सरकार कलेक्ट कर रही है उसी के ऊपर इसका भार भी पड़े, तो ऐसे टैक्स को क्या कहा जाता है? ऐसे को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 123 टैक्स जिसमें इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग लोगों पे पड़े, सरकार जिससे ले रही है भार किसी और पे पड़े, उस पे ना पड़े, वो अपने भार को शिफ्ट कर देता हो किसी दूसरे पे, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव टैक्स इन नेचर। भारत में इनमें से कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव है नेचर में? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे इसका रेट बढ़ता चला जाता है। जैसे किसी की कम इनकम है तो उस पर 5% लग रहा है, जिन लोगों की इनकम बढ़ गई उन पर 20% लग रहा है, जिनकी और बढ़ गई उन पर 30% लग रहा है, जिनकी और बढ़ गई उनको और सरचार्ज भी लग रहा है, मतलब रेट बढ़ता चला जाता है। बाकी में रेट ऐसे नहीं बढ़ता है कि अब मान लो कोई सामान अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो जीएसटी का क्या है कि आप बहुत अमीर आदमी खरीदे या बहुत गरीब आदमी खरीदे, जीएसटी का रेट बराबर ही रहेगा सबके लिए। अगर मान लो 18% है तो वो सबको 18 ही देना होगा किसी गुड़ पे, मतलब पर्सन के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है, अमीर और गरीब के हिसाब से। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज के इसका एक्सरसाइज का। डैश डील्स विद लेवी एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट टैक्सेस के संदर्भ में लेवी करना और कलेक्शन करने के लिए कौन डील करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सीबीडीटी डील करता है डायरेक्ट टैक्सेस के संदर्भ में। तो ये थे आज के 125 क्वेश्चन और आप देखें चेक करें कितना स्कोर था। अगर आपका स्कोर 100 था तो इसका मतलब अच्छा स्कोर था, 100 से कम था तो थोड़ा सा उसको बढ़ाने की कोशिश करें। इसमें जो भी आंसर थे वो बिल्कुल ऑलरेडी जो पहले कभी कीज जारी की गई हैं उनके अनुसार है। इसके अलावा मैंने अपने अनुसार इनको सबको सही समझ करके ही प्रोवाइड कराया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी का आंसर गलत बता दिया है तो उसको किसी बुक से आप प्रूव करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।